जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट में खुश होके PIL नहीं डाली थी, सब लोग कह रहे PIL डिसमिस, PIL डिसमिस. She filed a lawsuit. Can you believe it? Even a first year law student will laugh just like I'm laughing right now. A lawsuit in a matter of 5G technology. Lawsuit is about a person against another person or a company. Okay? A lawsuit is filed by a person against another person or a company. That's a lawsuit. Now Juhi Chawla was advised by, I don't want to take the name of the lawyer, whoever the lawyer, okay, to file a lawsuit. और लॉसूट में कोर्ट फी लगती है 1 से 3% तक की, ठीक है, टू फाइल अ लॉसूट सीकिंग इंजंक्शंस अगेंस्ट रोल आउट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, इवन इफ इट वाज अगेंस्ट रोल आउट ऑफ जस्ट अ टावर. Now if it was just against a tower in her neighborhood, perhaps she could have sought injunction and lawsuit was fine, but she sought injunctions against the technology. होना ही नहीं चाहिए. 5G तो पैन इंडिया खराब है, पूरी दुनिया में खराब है, बर्ड्स को मारता है, इंसान को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, 100 गुना इंपैक्ट करेगा, कैंसर दे देगा. These were her arguments and she filed a lawsuit. तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, the first thing what she should have filed should have been a PIL. That is first. Second, ठीक है, second दिल्ली हाईकोर्ट के 3-4 प्रोग्रेसिव ऑर्डर्स आए, अच्छे ऑर्डर्स आए. अरविंद केजरीवाल सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को डांट वगैरह लगाया दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड को लेकर के, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर के. तो जूही चावला खुश हो गई, कहीं दिल्ली हाईकोर्ट को बड़ा अच्छा है, यहाँ जस्टिस मिलेगा, पहुंच गई 5G के अगेंस्ट. भाई ऐसे नहीं चलता है. आप लोग समझिए, पहले आप लोग समझिए, दिल्ली हाईकोर्ट इज नॉट वन जज वन बेंच. पहले स्टडी करिए कि जो अच्छे प्रोग्रेसिव ऑर्डर्स आ रहे हैं वो किस बेंच से आ रहे हैं. मैं नाम नहीं लूंगा, तो भाई आई विल गेट इन ट्रबल एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. तो पहले स्टडी करिए किस बेंच से अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, फिर देखिए चीफ साहब की कौन सी बेंच है, वहां से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है. तो आप लोग एक किसी बेंच से अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, और मुझे पता है वो बेंच बहुत ही अच्छी है. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट बेंचेस. जज साहब बहुत ही शार्प है, बहुत ही अच्छे हैं, एंड कमाल का देश सेवा का काम कर रहे हो, जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं. लेकिन वो हाईकोर्ट नहीं है, उनकी एक बेंच है. दिल्ली हाईकोर्ट में 30 बेंचेस और हैं, इनफैक्ट ज्यादा, अब तो और नए कोर्ट्स खुल गए. आपको देखना है चीफ की कौन बेंच है, उनके साथ ब्रदर जज कौन बैठ रहे हैं, अगर PIL डाल रहे हो तो. फिर देखो पिछले साल 1.5 साल से क्या रिकॉर्ड चल रहा है, 2 साल से इनफैक्ट क्या रिकॉर्ड चल रहा है वहां पे. फिर देखो कितनी प्रोग्रेसिव बेंच है, प्रो पीपल है या प्रो गवर्नमेंट है. होती है, हर बेंच होती है. आप कहने हो कानून ने आग पे पट्टी बांध रखी है, ऐसा नहीं होता है. हर बेंच का कहीं कहीं बायस होता है, एक गवर्नमेंट की तरफ होती है या एक पीपल की तरफ होती है. वो सब देखो, स्टडी करो. उसके बाद थर्ड स्टेप है कि अगर सब बेंच ठीक लग रहा है, तो उस बेंच में कौन होगा वो एडवोकेट जिसकी स्टैंडिंग है, जिसकी डेली की वहां फेस वैल्यू है, अच्छी फेस वैल्यू है. डेली फेस वैल्यू मतलब नहीं, कुछ की बुरी फेस वैल्यू भी होती है, जो डेली केसेस आते हैं, कुछ की अच्छी होती है, उनको फिर सेलेक्ट करो. उसके बाद केस पे लॉयर्स की टीम लगाओ, 1 महीना पिटिशन अच्छे से बनाओ. आपकी पिटिशन तो इतनी घटिया थी कि जज साहब ने उसको पूरी तरीके से बीट किया है कि आपकी पिटिशन में ड्राफ्टिंग के कितने मिस्टेक्स थे, कितने सारे लैक्यूनास थे, कितनी खराब ड्राफ्टिंग थी, प्लीडिंग थी उसकी, कितने सारे एरर्स थे, ये सारा पाया गया है. आपने लॉसूट फाइल कर दिया, PIL डालना चाहिए था. लॉसूट फाइल किया तो कोर्ट फीस नहीं दी, कोर्ट फीस नहीं दी तो उसमें एप्लीकेशन नहीं लगाया कि मुझे परमिशन दे दो कोर्ट फी बाद में जमा करने की. वो भी परमिशन होती है तो 50% फिर भी जमा करना पड़ता है. 50% के लिए कहा जाता है कि नोटिस हो जाए मैं जमा कर दूंगा, मुझे परमिशन दो. या नोटिस पे कोर्ट जज साहब जो है कंडीशन लगाते हैं कि वी आर इशूइंग नोटिस बट यू जमा करो दिस विद इन अ वीक, देन वी विल इशू नोटिस. ये सब कुछ था ही नहीं. फिर आपने जो एफिडेविट लिखा उसमें आपने लिखा कि मैं 1 to 8 पैरा तक तो मैं मानती हूं, आई कंफर्म, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड. उसके आगे का आपने कंफर्मेशन दिया ही नहीं. तो जज साहब ने कहा इसका मतलब आगे का आपने रेड एंड अंडरस्टूड नहीं किया, तो ये तो डिफेक्टिव हो गई प्लेंट. इस किस्म के रुकी मिस्टेक्स थे जो एक फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट भी आपको बता देगा कि कितनी घटिया आपकी पिटिशन थी. तो ऐसी घटिया पिटिशन इतने सीरियस मैटर में लेके व्हाट इंप्रेशन आर यू? लुक, प्लीज अंडरस्टैंड, even before, this is for all you law students, potential clients tomorrow, potential lawyers tomorrow, please understand, the art of the war आपने पढ़ी होगी. Courtroom is a battle room, but your pleading, your petition, okay, is a trailer to the movie that will unravel when you finally reach the court and start arguing. But before you do that, especially if you are not a lawyer who's regularly appearing before that bench, through your petition, you are letting the judge know to how you are to be judged. अगर आपकी पिटिशन में दम नहीं है तो जज साहब ने पहले ही उसको पढ़ के कहीं मन बना लिया कि ये तो
ये तो दम नहीं है, मैं डिसमिस करने वाला हूं, अनलेस आप स्पेक्टेकुलर हो अपनी हियरिंग में और यू मेक द जज साहब रियलाइज कि मेरी पिटिशन शायद उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं उससे 1000 गुना अच्छा हूं। वरना यू डोंट हैव अ चांस, बिकॉज जज साहब ने ऑलरेडी कहीं ओपिनियन बना ली है कि यार इसकी पिटिशन में दम नहीं है। जिसको पिटिशन बनानी नहीं आती है अच्छे से, वो किस किस्म का काउंसिल होगा, वैसे ही उन्होंने मन बना लिया। ठीक है, तो पिटिशन आपकी A1 होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, देन यू आर ऑलरेडी, देन योर ट्रेलर ऑफ द मूवी इज ग्रेट एंड द जज साहब इज सेइंग ओके पिटिशन में मेरिट है, लेट्स सी व्हाट द लॉयर विल आर्ग्यू। ओके, सो देन ही कम्स विद एन ओपन माइंड। ये सब समझिए। अब आपके में तो ये सारा हो गया, आपका PIL की जगह लॉसूट फाइल किया, लॉसूट फाइल किया, कोर्ट फी नहीं भरी, कोर्ट फी नहीं भरी तो परमिशन नहीं मांगी कि मैं 50 अभी भर दूं, 50 बाद में भर दूं। ठीक है, एफिडेविट में आपके डिफेक्ट्स थे, जज साहब परेशान हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। अब सुनिए नेक्स्ट, अब सुनिए नेक्स्ट, वर्चुअल हियरिंग्स हो रही है वैसे ही। हाँ, ये मतलब आई मीन इट्स अनबिलीवेबल। मेरे से हर कोई पूछ रहा है आजकल क्या करें, मैं कहता हूं भैया जब तक फिजिकल हियरिंग्स ना शुरू हो कुछ ना करो, कोई नया सीरियस केस ना डालो, यू डोंट हैव अ चांस। रीजन इज वर्चुअल हियरिंग्स हो रही है। वर्चुअल हियरिंग्स मतलब जो बात मैं अभी आप लोगों से कर रहा हूं वो हम लोग कोर्ट में करते हैं। ठीक है, ऐसे ही बैठ के बस अपना जो है बैंड लगाया, अपना हमने रोप पहना, अपने फॉर्मल अटायर पहना, हम लोग आर्ग्यू कर रहे हैं। अब ये करना और रियल कोर्ट रूम में बहस करना जमीन और आसमान की का फर्क है। तो इसमें प्रोसीजरली तो ठीक है, नॉर्मल चीजें हो जाती हैं कि भाई डेट मिल गई, बट रियल बहस वर्चुअल ऐसे करने में वो नहीं आती है बात, वो फ्लेयर ही नहीं आती है, वो बात ही नहीं आती है, ना जज साहब के लिए ना आपके लिए। तो कोई भी इतना बड़ा सीरियस मैटर जो अभी अवॉइड अगर हो सकता है तो उसको वर्चुअल हियरिंग्स में अवॉइड करिए, जब तक फिजिकल हियरिंग्स ना शुरू हो जाए कोर्ट में, आपको अवॉइड करना चाहिए। अब वर्चुअल हियरिंग में एक तो इतना डिफिकल्ट केस, इतनी घटिया ड्राफ्टिंग, ठीक है, बैकग्राउंड आपने देखा नहीं कि किस बेंच में जा रहा है, उस बेंच का क्या बैकग्राउंड है वगैरह वगैरह। फिर फाइनली वर्चुअल हियरिंग में अब देखो नेक्स्ट, देखो मतलब कबाड़ पे कबाड़, नेक्स्ट पे वर्चुअल हियरिंग में जो लॉयर होता है, हम लोगों के मैटर्स आते हैं तो हमें ना एक वो लिंक मिलता है, वो लिंक सिर्फ लॉयर के लिए होता है, एट मोस्ट उसके क्लाइंट के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता है। वो लिंक हमें मिलता है, हम लोग लिंक पे क्लिक करते हैं तो वर्चुअल हियरिंग में हम पार्टिसिपेट कर पाते हैं। जैसे आप लोग जूम पे मीटिंग करते हैं ना, वैसे ही वो मीटिंग रूम होता है, जज साहब की हियरिंग चल रही होती है, जज साहब होते हैं, दोनों वकील होते हैं, बहस से चल रही होती है और बाकी जो वकील वेटिंग में होते हैं उनको म्यूट किया जाता है, और जो कोऑर्डिनेटर होता है, जो अहमद होता है, कोटलक होता है, सॉरी कोटलक होता है, वो म्यूट किए रहता है, और जब आपका टर्न आता है तो आपको अनम्यूट कर देता है, आप बहस करते हैं। अब वो लिंक आपकी होती है, आपकी, मैं अपने क्लाइंट्स तक को लिंक नहीं, वो मांगते हैं मैं देता हूं, ठीक है तुम साथ हो तो ठीक है, ऐसे नहीं दूंगा, तुम मिसयूज करोगे। बहुत जब आप ट्रस्ट करते हो तब एक क्लाइंट को देते हो। अब यहां पे समझिए क्या हुआ, जूही चावला के क्लाइंट, जूही चावला क्लाइंट इतनी बड़ी एक्ट्रेस, ठीक है, वकील साहब जो थे बिना नाम लिए भाई खुश हो गए होंगे। जूही चावला ने कहा होगा कैन आई हैव द लिंक, उन्होंने कहा होगा श्योर जूही जी, लिंक दे दिया। अब जब लिंक दे दिया तो जूही चावला खुश हो गई, जूही चावला को इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दिए दैट लुक जूही दिस इज एन इंपॉर्टेंट लिंक, आई एम शेयरिंग इट विथ यू, बी रिस्पॉन्सिबल विथ इट, इट इज ओनली फॉर यू एंड फॉर यू अलोन एंड नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स। इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए नहीं, जूही ने जाके वो लिंक लगा दिया अपने फेसबुक ट्विटर सारी जगह कि आ जाओ दोस्तों ज्वाइन कर दो, मेरा केस आ रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। आपको पता है जब हियरिंग शुरू हुई तो वो लिंक जूही के सारे फैंस के पास था। कोर्ट हियरिंग में 10, 20, 30, 50 वकीलों के पास लिंक होता है, एट अ टाइम मीटिंग हो रही होती है। इनके में क्रैश हो गया कोर्ट का सर्वर 2 बार, क्योंकि इतने लोग ज्वाइन कर लिए जूही का केस देखने के लिए। फिर उसमें कोई ज्वाइन कर लिया और पता नहीं, बिकॉज आई नो दिस फॉर अ फैक्ट दैट लोग वो अनम्यूट पे होता है, जब तक अनम्यूट ना करें वो सुनाई नहीं देता, लेकिन अपेरेंटली जूही का एक कोई फैन का अनम्यूट हो गया और हियरिंग के बीच में वो लगा गाने, तू है मेरी किरण, तू है मेरी, हाँ कोर्ट की हियरिंग चल रही है हाई कोर्ट की, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, गाना गाने लगा वो फैन जूही का कोर्ट हियरिंग के बीच में। तो जज साहब का मिजाज बिगड़ गया, ऑब्वियस है। आई मीन हाउ इररिस्पॉन्सिबल इज दिस, हाउ इररिस्पॉन्सिबल ऑफ जूही चावला, हाउ इररिस्पॉन्सिबल ऑफ ए लॉयर टू डू दिस। और मैं बता देता हूं ये क्या कारण है। मेरी 17 साल वकालत के हो गए, 8 साल सुप्रीम कोर्ट, 10 से 12 साल हाई कोर्ट हो गए, ठीक है। शुरू के 4-5 साल मैंने नीचे सारा काम किया है, 30 हजारी से लेकर के जितना है। मैं आपको बताता हूं, विद इन 5 years ऑफ माई लॉ प्रैक्टिस आई हैड अ वेरी सीरियस बिग सेलिब्रिटी क्लाइंट, मच बिगर देन जूही चावला, मच बिगर देन जूही चावला। केस बहुत बड़ा था, करोड़ों की सेटलमेंट होनी थी वगैरह वगैरह, और बीच में बिकॉज यू नो द बिगर द क्लाइंट द बिगर द सेलिब्रिटी स्टेटस, तो ईगोज होती हैं। अब बिना नाम लिए मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि ईगोज बहुत होती हैं, तो वो आपको वो कंट्रोल करना पड़ता है, आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। अगर आप भाई मैं भी उनके साथ फोटो खिंचाऊंगा, उन दिनों ऑटोग्राफ था, सेल्फी नहीं था, ऑटोग्राफ लूंगा, बहुत खुश होऊंगा, फोटो प्रॉपर खिंचाऊंगा कि हाँ भाई इतने बड़े मेरे क्लाइंट हैं, आई एम गेटिंग द ऑनर टू रिप्रेजेंट हिम, और फीस भी पूरी लूंगा।
लेकिन जब मेरा लीगल काम आएगा करना, तो वहां मैं नहीं सोचूंगा मेरा क्लाइंट तो मेरा काम अलग हो जाएगा। मेरा काम उतना ही प्रोफेशनल होगा, इनफैक्ट और प्रोफेशनल होगा। और मेरे क्लाइंट को मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा। ही मे बी a celebrity, she may be a celebrity, but when it comes to the matter of court, she is my client, he is my client, and he has to do exactly as I instruct him or her to do. नहीं तो केस खराब हो जाएगा। 5 साल की मेरी प्रैक्टिस थी, इतने बड़े, ये जूही चावला से 10 टाइम्स बड़े सेलिब्रिटी मेरे क्लाइंट थे, और कुछ मैटर हुआ और बीच में बिगड़ा, जैसे होता है सेलिब्रिटीज के साथ। वो उनके एक प्लान था, सडनली वो प्लान चेंज करने लगे। मैंने उनको फोन पे कहा, डोंट मेस दिस अप, आई रिपीट, डोंट मेस दिस अप। We've come all this way, everything is going perfect, don't mess it up. You committed to this, now do it, don't mess it up. उन्होंने मेरी बात समझी, उनकी ईगो हर्ट हुई होगी, लेकिन मुझे काम कराना था उनका। उनको जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया था उस टर्म्स पे उनको अबाइड कराना था, वरना पूरी डील फेल हो जाती, केस खराब हो जाता। उन्होंने किया और केस आगे बढ़ा, स्मूथली बढ़ा, और हम लोग जीत गए, एंड द वर्क वाज डन, एंड द क्लाइंट थैंक्ड मी फॉर इट। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स पेड माय फीस, and till date remembers me for it, and we are on very good terms. Got it? तो आपके जब सेलिब्रिटी क्लाइंट भी होते हैं तो वकील की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नॉट टू गेट ऑस्ट्रक। आपका क्लाइंट शाहरुख खान हो चाहे बिल गेट्स हो, खुश ना हो जाइए, खुश हो जाइए, फीस ले लीजिए, उसका काम करिए। और जब काम लीगल करना हो तो लिटरली इफ यू नीड टू इवन आस्क योर सेलिब्रिटी क्लाइंट टू शट अप, सो आस्क देम टू शट अप एंड यू डू योर वर्क। पुरानी कहावत है ना, रिलैक्स, लेट योर लॉयर डू हिज वर्क। अगर आप ऑस्ट्रक हो गए और सडनली आपका क्लाइंट डिक्टेट कर रहा है टर्म्स, तो आपका केस गया, खराब हो गया। यहाँ यही हुआ है। अगर इंस्ट्रक्शन सही से दिए होते तो ये सब नहीं होता ना। तो जज साहब इतने अनॉय हो गए, वो तू है मेरी किरण गाना कोई गाने लगा हियरिंग के बीच में, बताइए। आई मीन दीज आर थिंग्स दैट आर अनहर्ड ऑफ, बट हुआ है क्योंकि सारी दुनिया के पास कोर्ट की लिंक आ गई थी जूही चावला की। तो उस बेसिस पे जज साहब ने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, राइटली सो, कि जूही ये पब्लिसिटी सीकिंग स्टंट है, इनका केस तो है ही नहीं सीरियस, पब्लिसिटी सीकिंग स्टंट है, एंड दिस कैन बी मेड आउट फ्रॉम द फैक्ट दैट शी हैज शेयर्ड द लिंक ऑफ द मैटर। केस डिसमिस हुआ भाइयों। 20 लाख की कॉस्ट लगाई, मैं होता 50 लाख की कॉस्ट लगाता। 20 लाख की कॉस्ट लगाई, जूही गई रोते रोते घर। हाँ, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर इन्होंने खराब कर दिया। आप समझो एक प्रेसिडेंट सेट होता है, जूही गई रोते रोते, 5G का ये। अब सारी भारत भर में आप लोगों को क्या इंप्रेशन मिला? यही मिला ना कि 5G का केस डाला गया था, डिसमिस हो गया, इसका मतलब कोर्ट्स नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि जब आप अंडर प्रिपेयर्ड तरीके से, बैडली ड्राफ्टेड, बैडली टाइम्ड, बैडली इंस्ट्रक्टेड एक वेरी इंपॉर्टेंट बिग मैटर कोर्ट ले आएंगे, तो आपका यही हश्र होगा। एंड डेफिनेटली इस तरीके का फ्यूचर एक मैटर को लिटिगेट करने के लिए अब आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। हाँ, किसी को 2 बार सोचना पड़ेगा, जिसका मेरिट भी होगा, टाइमिंग भी सही होगी। क्यों? क्योंकि जूही ने यहाँ खराब किया पूरा। तो ये बात समझने वाली है, ये बात समझने वाली है। यही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि एक तो मैक्रो लेवल पे थोड़ा बताना चाहता हूँ कि देखिए, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट की जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीटली बेंच बेस्ड एंड स्टैंडिंग बेस्ड। आप लोग जो बाहरी, जो नॉन वकील क्राउड है, वो सोचती होगी मेरे केस में मेरिट है तो मैं केस जीतूंगा। केस मेरिट पे नहीं जीता जाता है। हाँ, लॉ स्टूडेंट्स जो थियरी पढ़ रहे हैं, कुणाल टंडन भी बताएंगे, इज वॉचिंग, केस मेरिट पे नहीं जीता जाता है। ओके? जो हायर जुडिशरी है भारत में, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, वहां मेरिट बाद में आता है। मैं हायरार्की बता दूं क्या मैटर करता है सबसे ज्यादा, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या। सुन लीजिए, ये गोल्डन वर्ड्स हैं, वर्थ अ पॉट ऑफ गोल्ड आप लोगों के लिए, और कॉमन पब्लिक को जानना चाहिए। आप लोग जानते ही नहीं है। पहली बात, जब आप लोग कहते हैं हाई कोर्ट ने ये कर दिया, हाई कोर्ट ने वो कर दिया, तो हाई कोर्ट का मतलब है हाई कोर्ट की एक बेंच ने किया है। हाई कोर्ट ने नहीं किया, हाई कोर्ट की बेंच ने किया, बट इट इज सेड दैट ऑफ कोर्स बिकॉज़ दैट ऑर्डर इज इक्वल टू, और दैट जजमेंट इज इक्वल टू द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम तो किस बेंच ने किया? बेंच का मतलब है कौन, वहां पे एक जज हैं, 2 जजेस हैं, उन्होंने किया। ये आपको देखने की जरूरत है, पहली बात। फिर उनका बैकग्राउंड ट्रैक रिकॉर्ड देखने की जरूरत है कि पिछले 2 साल से वो ऐसे मैटर्स में किस प्रकार की जजमेंट दे रहे हैं, फॉर हैं, प्रो हैं या अगेंस्ट हैं, देखने की जरूरत है। ठीक है? First thing that matters in all these matters that go to the High Court, Higher Judiciary and the Supreme Court is the bench. Who is the matter going before? Forget the merits of your matter. First, who is the bench it is going before? Then you have to study that bench and their last 6 months to 1 year to 2 years जब से वो उस bench में है, their track record of dealing with similar matters is what? Which way are they going? मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ इन मैटर्स ऑफ PIL। क्या एक तरफ गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ पीपल है, राइट? तो ये वाली बेंच, ये वाले चीफ, उनके ब्रदर जज पीपल की तरफ जाते हैं, ज्यादा लिबरल हैं, या नॉन लिबरल हैं, टेक्निकल जाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ रहते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार के डिफरेंट मैटर्स में आपको देखना है कि बेंच किस तरफ थोड़ा सा स्वे करती है। बेंच का ऑटोमेटिक नेचुरल बायसेस में कुछ गलत नहीं है, ठीक है, किस तरफ स्विंग करते हैं ये आपको स्टडी करने की जरूरत है। सो दैट इज वेयर द बेंच मैटर्स एंड डिपेंडिंग ऑन वेयर द बायस लाइज यू फाइल द केस एंड इफ इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट वेट एंड डोंट फाइल इट बिफोर दैट बेंच, वेट फॉर अ चेंज। जुडिशरी में बहुत बड़ा आप लोगों को एडवांटेज फायदा मिलता है कि 6 महीने साल 1.5 साल में बेंचेस रोटेट करती हैं, चेंज होती हैं, जब चेंज होगी नेक्स्ट बेंच आएगी, आप वहां लगाइए सेम केस। सेकंड थिंग दैट मैटर्स इज नॉट द मेरिट अगेन, द सेकंड थिंग दैट मैटर्स इन हायर जुडिशरी इज द स्टैंडिंग। द स्टैंडिंग, कुणाल टंडन विल वाउच टू इट, स्टैंडिंग, द स्टैंडिंग ऑफ द लॉयर बिफोर दैट बेंच। वो लॉयर आपके सारे एनडीटीवी के डिबेट में डिबेटिंग कर रहे हैं, क्लाइंट के सामने बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे हैं, मीन्स नथिंग। वो सारी बहस आप ही लोगों के सामने होती है, कोर्ट रूम में क्या कर रहे हैं दैट इज फॉर अस टू नो एंड फॉर यू टू फाइंड आउट। बट what is important is what is this particular lawyer standing, not in the high court में होगी अच्छी standing, supreme court में होगी, but before this particular bench, and when I say bench I'm not taking name of the judges, meaning the bench means a judge or 2 judges. So before them what is his standing, how many appearances does he have before them, what is his win-loss ratio, what is his camaraderie, how is his camaraderie with the bench, what is his relation with the bench, मतलब professionally, you know, does he have the respect of the bench, everything is good. That matters. That matters. That lawyer can have all the ability in the world, you can have all the merit in your case, but if his standing before that particular bench is not good, he is going down. 90% of the times he is going down. Okay? The second thing, आप लोगों को पता ही नहीं है, सब मेरिट पे आ जाते हैं। After that number 2 work is done, then comes the third, which is the lawyer's ability, presentation, how well he fights the case, his drafting, how good is his petition, everything is up to the mark, then you have a great case, and finally the fourth and the last thing is केस में कितनी दम है। भाई मेरिट तो होनी चाहिए ना, बकवास केस है तो यू कैन हैव हरी सालवे और तो यू विल लूज। ओके, सो द लास्ट थिंग, द फोर्थ थिंग दैट मैटर्स इज द मेरिट, केस में कितनी दम है। तो आप लोग जो आउटसाइड ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी वाले हैं वो सोचते हैं केस में मेरिट है तो जीत गए। मेरिट कम्स लास्ट। 4 थिंग्स दैट मैटर, द बेंच, द लॉयर स्टैंडिंग बिफोर द बेंच, the lawyer's presentation, finally how well does he argue the matter, how well he presents the case, and finally of course case में merit है कि नहीं। okay, and finally there's a fifth factor, the X factor, which is कभी कभी मीडिया, देखिए माहौल, मीडिया एंड माहौल, द टाइम्स वी आर लिविंग इन। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, दिल्ली में, भारत में बहुत सारे रेप केसेस बढ़ गए, कानून आया निर्भया के बाद। कानून आज भी, मैं भी मानता हूं ये फैक्ट है, हर जो प्योरिस्ट है टेक्निकल पे जो जाता है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है वो आपको बताएगा कि जो निर्भया कांड के बाद जो कानून बना वो थोड़ा सा ओवर एक्सेसिव है एंड डेफिनेटली अल्ट्रा वायरस टू आर्टिकल 14 है अगेंस्ट द मेन, ठीक है। लेकिन उस समय मेरे पास भी आए, मैं पीआर स्पेशलिस्ट हूं, मेरे पास भी लाइन से 3 पीआर मेरे पास आई थी, इसको चैलेंज करिए आर्टिकल 14 का अल्ट्रा वायरस, फीस भी ऑन द टेबल, सब रेडी था और मेरिट भी था केस में, बेंच भी ठीक थी। टाइमिंग खराब थी, माहौल उस समय देश में था कि वी नीड स्ट्रॉन्ग लॉस टू पनिश दीज बैड बॉयज, दीज कल्प्रिट्स, दीज ब्लडी रेपिस्ट्स। तो उस समय के इतने स्ट्रॉन्ग माहौल में, जब पूरा माहौल ऐसा बना हुआ है, आप स्टूपिड होंगे जहां आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अच्छे पॉइंट पे, मेरिट आपके केस में है, आप उस समय कोर्ट चार्ज कर देंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। जब माहौल ऐसा है उस समय वो टाइमिंग गलत होगी। जब मामला सब ठंडा हो जाए, साल 2 साल बीत जाए, दूसरे इश्यूज आ जाएं, तब आप इसको आराम से ठंडे दिमाग से इस मैटर को फाइट करिए, कंटेस्ट करिए, कोर्ट लेके जाइए। उस समय नहीं, जब माहौल ऐसा बना हुआ है तो नहीं। ये तो वैसे ही हो गया कि अभी चाइना हमारे यहाँ आधा घुस गया, भारत सरकार जो है चाइना से लड़ने के लिए अपनी आर्मी तैयार कर रही है, और उस समय मैं अनुपम त्रिपाठी आ जाऊं, अभी चाइना से लड़ाई हो रही है और मैं आ जाऊं दिल्ली, मोदी गिराओ, भाजपा गिराओ, भगाओ। भाई टाइमिंग इज एवरीथिंग। देश का वहां हम लोगों को बॉर्डर बचाना है कि उस समय मैं भाजपा को गिराना है। टाइमिंग, भाजपा को मैं सारे समय गिराऊंगा, लेकिन अभी वॉर हो जाए तो मैं नहीं गिराऊंगा भाई, क्योंकि पहले देश आता है ना, फिर ये पार्टी आती है, इनको बाद में जूते चप्पल इन पे चला लेंगे। बट उस समय द बिगर एनिमी इज चाइना, द बिगर थ्रेट। ओके, तो टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। तो ये 5वां एक्स फैक्टर है कि आप समझिए टाइमिंग क्या है, माहौल क्या है देश में, उस पे भी उस टाइमिंग को लेकर के प्रो अपनी मैटर डालिए, या जब अगर वो एंटी पर जाएगा तो उस समय ना डालिए, रुक जाइए। ये 5 चीजें डिटरमिन करती है आपकी सक्सेस बिफोर हाई कोर्ट और बिफोर सुप्रीम कोर्ट। नीचे अलग है, नीचे पे मैं जाना नहीं चाहता।